हेलो फ्रेंड्स। और आपके बीच में उपस्थित हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह है और डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको एक टॉपिक बताऊंगा। उस टॉपिक का नाम है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनालिटी। और जो पर्सनालिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है। और पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्सोना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? वो लैटिन भाषा से हुई है। अब व्यक्तित्व की परिभाषाओं के अंतर्गत कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड ने कहा था व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। और वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। और डेसल ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। और सबसे बढ़िया परिभाषा जेबी आलपोर्ट की थी जो 1937 में उन्होंने दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो अपने पर्यावरण के साथ अनूठा समायोजन निर्धारित करता है। और इस आधार पर व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक और गत्यात्मक होती है। यानी कि व्यक्तित्व बदलता रहता है, संगठन के रूप में होता है। व्यक्तित्व में मनो और शारीरिक यानी मानसिक गुण और शारीरिक गुण दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं। और व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन को अभिलक्षित करता है। यानी कि जो जेबी आलपोर्ट ने सबसे बढ़िया परिभाषा दी थी, उस आधार पर व्यक्तित्व क्या होता है कि हमारा व्यक्तित्व व्यक्ति में विभिन्न मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील मतलब परिवर्तनशील संगठन है जो अपने पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। यानी कि जेबी आलपोर्ट ने एक शानदार परिभाषा प्रस्तुत की थी। अन्य परिभाषा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो है जेबी आलपोर्ट की। व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे मनोविश्लेषण सिद्धांत। यानी व्यक्तित्व के जो मनोविश्लेषण सिद्धांत के जो यानी आपको साइकोलॉजी में कहीं पर भी मनोविश्लेषण सिद्धांत की चर्चा होती है तो आपको तुरंत सिगमंड फ्राइड पर पहुंचना है। और सिगमंड फ्राइड के ने इदम अहम और परम अहम, चेतन अचेतन और अर्धचेतन की बात कही है। और चेतन अचेतन और अर्धचेतन, इन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में अचेतन तथा इदम अहम परम अहम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इदम को इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी इदम अहम परम अहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड के अंतर्गत आपके अंदर जो दमित इच्छाएं, वासनाएं, प्रेम, सेक्स यानी अनैतिक विचार होते हैं वो सारे इड के अंदर, इड या इदम के अंतर्गत आते हैं। जबकि दोनों के मध्य जो सेतु के रूप में काम करता है उसे हम ईगो कहते हैं या अहम कहते हैं। दोनों के बीच में सेतु मध्य का, और ईगो का जो संबंध होता है वो वास्तविकता से होता है। और जो परम अहम होता है उसके अंतर्गत परम अहम या सुपर ईगो कहते हैं, इसके अंतर्गत आपके आदर्श विचार आते हैं। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, इड के अंतर्गत आपके दमित इच्छाएं, वासनाएं, निम्न कोटि के विचार आते हैं। और वास्तविक विचार होते हैं अर्धचेतन, जिसे अहम कहते हैं। अहम सेतु की भांति काम करता है। और जो होता है परम अहम में आपके आदर्शवादी विचार आते हैं। और एक बात और कि इन्होंने कहा सबसे ज्यादा हमारा मन होता है वो 90% अचेतन मन होता है और 10% हमारा चेतन मन होता है। इन्होंने हमारे मन की तुलना में पानी में यदि बर्फ को डाल दिया जाए तो बर्फ में 90% भाग डूब जाता है, वही हमारा चेतन मन है। और 10% भाग जो ऊपर रहता है वही हमारा चेतन मन है। यानी 90% जो डूबा हुआ भाग होता है वह कहलाता है हमारा अचेतन मन। तो इन्होंने और 10% चेतन, यानी इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अचेतन मन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लिबिडो एक लैंगिक ऊर्जा है जो हमारी सेक्सुअल क्रियाओं में दिखलाई देती हैं।
सिगमंड फ्राइड ने 5 लैंगिक अवस्थाओं की चर्चा की थी कि व्यक्तित्व के विकास में 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं थीं। पहली मुखावस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी सहसनावस्था, चौथी आत्मक अवस्था और पांचवी थी वो थी जननेंद्रिय अवस्था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। स्वप्न विश्लेषण, मनोविकृति और मनोचिकित्सा, ये सब सिगमंड फ्राइड की देन है। और एडगर जुंग और एडलर, ये भी सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। सेल्डन ने अपने वर्गीकरण में शरीर रचना के आधार पर व्यक्त किया था। शरीर रचना यानी टाइप थ्योरी इन्होंने प्रस्तुत की थी। और शरीर रचना के आधार पर जो हमारे सेल्डन थे उन्होंने गोलाकृति एंडोमॉर्फिक, आयताकृति मीजोमॉर्फिक और लंबाकृति यानी एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व की चर्चा की थी। क्रेचमैन ने भी शरीर रचना के आधार पर टाइप थ्योरी प्रस्तुत की थी। उन्होंने लंबकाय या कृशकाय जिसे एस्थेनिक, सुडौलकाय या पुष्टकाय जिसे एथलेटिक और गोलकाय या स्थूलकाय जिसे पिकनिक की संज्ञा दी थी। शील गुण सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी जो दी थी वो आलपोर्ट और कैटल ने दी थी। और इसमें आलपोर्ट ने बताया था कि शील गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण। और सामान्य शील गुण होते हैं वो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। जनरली वो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो व्यक्तिगत जो शील गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रमुख प्रवृत्ति यानी कार्डिनल, दूसरी होती है केंद्रीय प्रवृत्ति और तीसरी थी गौण प्रवृत्ति। और प्रमुख प्रवृत्ति के अंतर्गत जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की बात कही, हिटलर ने तानाशाही की बात कही, ये गुण छुपाए नहीं जा सकते हैं। ये उसके पर्सनालिटी और या उसके व्यक्तित्व में दिखाई देते हैं, परिलक्षित होते हैं। और केंद्रीय जो प्रवृत्ति के जो गुण होते हैं वो प्रायः आप देखिए वो उसके व्यवहार में 5 से 10 गुण होते हैं, वो कभी कभी परिलक्षित होते हैं। और जो तीसरा जो गुण है जो गौण प्रवृत्ति के गुण होते हैं, जो उसके खान पान और उनके वस्त्र पहनने के तरीकों में दिखाई देते हैं। जो प्रोपियम एक लैटिन शब्द है जो प्रोपियस से बना है, जिसका अर्थ होता है अपना। और आलपोर्ट के लिए प्रोपियम शब्द का मतलब अपनेपन से है। आलपोर्ट ने प्रोपियम को बताया था कि प्रोपियम शैशवावस्था से किशोरावस्था तक 7 अवस्थाओं में प्रोपियम का विकास होता है। और ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत जो आरवी कैटल द्वारा प्रस्तुत हुआ था, उन्होंने बताया था कि 2 प्रकार के शील गुण होते हैं। एक होते हैं सतही शील गुण और दूसरे होते हैं स्रोत शील। उन्होंने बताया था कि जो सतही शील गुण हैं वो व्यक्ति के व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होते हैं, जबकि जो स्रोतशील गुण होते हैं वो शील गुण उसके व्यवहार में मतलब अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित। और कैटल ने 12 फैक्टर के माध्यम से शील गुणों की चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने 12 फैक्टर बताए थे या 12 कारक बताए थे जो उसके शील गुण के में प्रदर्शित होते हैं। 12 कारक थे। आइजेंक महोदय ने व्यक्तित्व की थ्योरी के अंतर्गत प्रकार और शील गुण प्रत्यय सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। यानी उसमें प्रत्यय थ्योरी भी थी, उसमें आपके शील गुण सिद्धांत भी थे और प्रत्यय टाइप एंड ट्रेट थ्योरी, प्रकार और शील गुण दोनों प्रकार की बात कही गई थी। मान सिद्धांत के अंतर्गत जो मान सिद्धांत एक मानवतावादी दर्शन था जिसके जनक कहे जाते हैं अब्राहम मास्लो। और अब्राहम मास्लो ने एक नीड थ्योरी प्रस्तुत की थी। और जो नीड थ्योरी थी, आवश्यकता थ्योरी थी, इस आधार पर उन्होंने बताया था कि इस प्रकार उन्होंने 5 मांगों की चर्चा की थी। और 5 मांगों में जो एक निम्न लेवल था, एक उच्च लेवल था। तो जो प्राथमिक लेवल का था वो दैहिक मांग या शारीरिक मांग या फिजिकल मांग कही जाती है, यह निम्न स्तर था। जबकि उच्चतम जो स्तर था जो मांग का वो आत्मसिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था या आत्मसिद्धि मांग थी। और
ये उच्चतम था, आत्मसिद्धि उच्चतम था और निम्नतम शारीरिक मांग थी। लेकिन ये 5 क्रम से दैहिक मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग या सामाजिक मांग और फिर स्वसम्मान की मांग और स्वसम्मान के बाद आत्मसिद्धि, यानी दैहिक, सुरक्षा, सामाजिक, स्वसम्मान और आत्मसिद्धि, ये 5 स्टेप जो अब्राहम मैस्लो ने बताए थे मांग थ्योरी के अंतर्गत। इसमें आत्मसिद्धि उच्चतम और शारीरिक मांग निम्नतम स्तर पे था। EPPS एडवर्ड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये व्यक्तित्व की मांग थी। और EPPS का फुल फॉर्म था एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल, जो कि 15 व्यक्तित्व मांगों की बात करता है और एडवर्ड्स द्वारा प्रस्तुत थी EPPS। ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, या कुछ बुक्स में मिलता है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर, व्यक्तित्व के 3 रूप बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जो शिक्षक होता है वो कैसा होता है? उभयमुखी होता है। और मूल्यों के आधार पर स्पेरेंजर ने 6 प्रकार बताए थे, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक। और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता में सात्विक, राजसी और तामसिक ये व्यक्तित्व की अच्छे व्यक्तित्व के गुणों के अंतर्गत हम कहेंगे कि शारीरिक गुण अच्छे हों, मानसिक गुण अच्छे हों, सामाजिक गुण अच्छे हों, संवेगात्मक गुण अच्छे हों और चारित्रिक गुण अच्छे हों। अब व्यक्तित्व को अगर आप देखेंगे तो जैसे व्यक्ति का तन सुंदर, मन सुंदर और व्यवहार सुंदर, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? उत्तम, बेस्ट। लेकिन यदि व्यक्ति का तन कुरूप है, मन सुंदर है, व्यवहार सुंदर, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? सुंदर। लेकिन यदि उसका तन सुंदर है, मन और व्यवहार खराब है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? घटिया। यानी पर्सनालिटी का जो मुख्य आधार है वो है व्यवहार। मनोविज्ञान में आप जितनी भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब व्यवहार पे आधारित है। यानी आप जो भी मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु को देखेंगे वो सब की सब व्यवहारिक वस्तु हैं, यानी व्यवहार में ही उसको परिलक्षित देखेंगे। तो व्यक्तित्व भी व्यवहार में ही आपको परिलक्षित होगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत झेपकी कारक, यानी कि जो कि वंशानुक्रम से आपको प्राप्त होंगे। वातावरणीय कारक में आपका परिवार, पास पड़ोस, आपकी आर्थिक स्थिति और विद्यालय, जनसंचार के माध्यम, धर्म, संस्कृति, यानी ओवरऑल कहा जाए तो आपको परिधन आवरण जो आपको चारों ओर से घेरे हुआ है वो सब आपकी पर्सनालिटी के साथ। पर्सनालिटी यानी वातावरण और वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होती है, यानी कि व्यक्तित्व का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। व्यक्तित्व की अगर विशेषताओं पर नजर डाली जाए तो व्यक्तित्व एक बहुआयामी कॉन्सेप्ट होता है और व्यक्तित्व के वही भाग, यानी मनुष्य के स्थायी गुण और योग्यताएं ही उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। यानी स्थायी गुण और उसकी स्थायी गुण और योग्यताएं ही उसके व्यक्तित्व के अंग होते हैं। और व्यक्तित्व विभिन्न गुणों और योग्यताओं की और विभिन्न योग्यताओं की समाकलित रचना ही पर्सनालिटी कहलाता है। और प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ अलग और अनूठा होता है, यानी सबसे हटके होता है। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी हटके होती है। और मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण पर निर्भर करता है। और व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल है। जिस प्रकार विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व का विकास भी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। गैलन ने व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उन्होंने मानव स्वभाव के आधार पर ही वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इस आधार पर उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था: उग्र स्वभावी, चिंताग्रस्त, निरुत्साही और उत्साही। ये उन्होंने 4 प्रकार गैलन ने बताए थे और उन्होंने स्वभाव के आधार पर बताया। व्यक्तित्व मापन की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि थी प्रक्षेपण का अर्थ होता फेंकना। अर्थात यदि आप देखेंगे कि कोई महिला यदि वो नृत्य कर रही होगी तो लोगों का उसकी पर्सनालिटी के विषय में अलग अलग विचार है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब महिला नृत्य करती है तो जो डांस के शौकीन है, जो नृत्य कला के शौकीन लोग होते हैं, वो उसकी नृत्य कला यानी स्टेप को देखते हैं, वो किस तरह से डांस कर रही है। लेकिन
जो महिलाएं होती हैं वो जो नृत्यांगना थी या जो महिला डांस कर रही होती उसके आभूषणों को देखते हैं, उसके वेशभूषा को देखते हैं, ठीक है। लेकिन यही वो युवा लोग होते हैं वो उस महिला को जो नृत्य कर रही होती उसके यौवन को देखते हैं, ठीक है। क्यों? अतः एक ही व्यक्ति के प्रति हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। प्रक्षेपी जो विधि है, इस विधि का जो आधार है वह है अचेतन मन। यानी प्रक्षेपी विधि जो इसमें 5 रूप होते हैं। पहले सहचर प्रविधि, रचना प्रविधि, पूर्ति प्रविधि, क्रम तथा चयन प्रविधि और लास्ट है अभिव्यक्ति प्रविधि। ये 5 प्रविधियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाएगा। अभिव्यक्ति प्रविधि के अंतर्गत हरमन रोसा के द्वारा प्रतिपादित इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही धब्बा परीक्षण और मॉर्गन और मुर्रे द्वारा प्रतिपादित प्रशांकिक अंतर्बोध परीक्षण TAT थैलेमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और लियोपोल्ड बेलक द्वारा प्रस्तावित कैड चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण और सेट्स जो सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे वृद्ध है ना अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं, ये लियोपोल्ड बेलक इसके जनक थे। ये सारे परीक्षण अभिव्यक्ति प्रविधि के अंतर्गत आते हैं। कैट, सेट, इंक ब्लॉट, लियोपोल्ड जो बेलक थे वो कैट सेट के जनक थे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो कि मॉर्गन और मुर्रे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसमें कुल 31 कार्ड थे, जिसमें 30 कार्ड में चित्र बने हुए थे जबकि एक कार्ड सादा था। और इन 31 कार्डों में से के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यानी कि 31 कार्डों में से 21 का प्रयोग करके मापन किया जाता था। और बालक अंतर्बोध परीक्षण यह 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए था। ये लियोपोल्ड बेलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जबकि जो सेट परीक्षण था इसमें 16 कार्ड होते थे और ये 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के लोगों को लिए था। और इन सभी परीक्षणों का भारतीय अनुकूलन डॉक्टर उमा चौधरी द्वारा 1960 में किया गया था। और एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न था जो कि आरबी कैटल द्वारा जो 16 फैक्टर बताए गए थे, जो 16 PF थी वो पर्सनालिटी के 16 फैक्टर बताए थे आरबी कैटल के द्वारा। 16 PF एक विधि थी और इन 16 फैक्टरों में DJK नहीं था। और इस प्रकार पर्सनालिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं और आप इनको ध्यान से पढ़िए। और इन प्रश्नों के अलावा आप बुक्स को जरूर ध्यान से देख लीजिए। सभी का वीडियो को देखने का लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और आप लोग का दिन शुभ हो।